बुड्ढू की बेटी हूँ, मुझे हिंदी ने पाला है। आइए जानते हैं नागरी लिपि परिषद क्या है। नागरी लिपि परिषद 1975 में स्थापित की गई थी आचार्य विनोबा भावे की सत्प्रेरणा से। इसका उद्देश्य ये था कि भाषा लिपि के माध्यम से हम इस देश में राष्ट्रीय एकता को स्थापित कर सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे का कहना ये था कि यदि हम जितनी और अन्य भाषाएं हैं हिंदी को छोड़ करके वो अगर नागरी लिपि में भी अपना काम करें तो उससे पूरा देश जान सकता है। उनका कहना यह था जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, बंगला है, अगर ये लोग अपनी लिपि में और अपनी जो उनकी लिपि है उसमें तो लिखे ही लिखें, अगर वो नागरी लिपि में भी लिखेंगे तो उससे क्या है कि राष्ट्रीय एकता स्थापित हो जाएगी। जैसे उत्तर भारत का आदमी अगर तमिलनाडु जाएगा तो वो जान लेगा कि कहाँ पर बस स्टैंड है, कहाँ पर हवाई अड्डा है, कहाँ पर कौन सी दुकान है। तो इसीलिए नागरी लिपि के लिए उन्होंने कहा था। और इस अवसर पर जब ये इसकी स्थापना हुई थी तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अनुदान हमें प्रदान किया था और आज तक इसके 48 सम्मेलन हो चुके हैं, जो प्राय दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में यानी जहाँ पर हिंदी नहीं है, जहाँ पर नागरी लिपि नहीं है, वहाँ पर प्राय हम अपने कार्यक्रम करते हैं और उसमें हम प्रशिक्षण देते हैं। जहाँ उनको कठिनाई आती है उनको बताते हैं किस प्रकार आप कंप्यूटर पर, किस प्रकार आप मोबाइल पर या लैपटॉप पर नागरी लिपि में लिख सकते हैं, उसके लिए हम ये प्रयास करते हैं। और इसके साथ साथ हम सम्मेलन करते हैं और अभी हमने निबंध प्रतियोगिता शुरू की है। जो बहुत विद्वान हैं या प्रोफेसर हैं हिंदी के, वो उसमें भाग लेते हैं। और इसी तरह हम बच्चों के लिए जो छात्र हैं बीए के, एमए के, उनके लिए हमने निबंध प्रतियोगिता शुरू की है। उसमें क्या है कि हस्तलिपि में वो लिख करके देंगे जिससे हम जान सकें कि वो नागरी लिपि लिखना भूले नहीं है। मतलब कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर लिख रहे हैं, लिखकर अगर परीक्षा दे रहे हैं तो समय अच्छी हिंदी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, उसके लिए हम पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। और नागरी लिपि के लगभग 1400-1500 हमारे सदस्य बन गए। नागरी लिपि का उद्देश्य यह है परिषद का कि इसके माध्यम से हम पूरे देश में और विदेश में जो हमारे प्रवासी भारतीय गए विशेष रूप से, वो हिंदी लिखना भूल गए। हिंदी में तो खैर बात कर लेते हैं लेकिन उनको दिक्कत होती है, तो हमने वहाँ पर अपनी शाखाएं बनाई और वहाँ पर भी हम ऑनलाइन प्रशिक्षण देते हैं। जो वहाँ संस्थाएं हिंदी प्रचार का काम कर रही हैं उनको हम सहयोग देते हैं और उनको हम अपना साहित्य भी भेजते हैं जिससे वो हिंदी में आसानी से काम कर सकें। और जितने भी हमारे प्रवासी भारतीय लिख रहे हैं उनकी भी हम रचनाएं मंगवाते हैं। अनेक हिंदी में पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। अब जैसे न्यूयॉर्क की पत्रिका सौरभ प्रकाशित हो रही है, उसका मैं संपादन मैं यहाँ दिल्ली से कर रहा हूँ। तो उसमें हम सभी देशों के, चाहे वो जर्मनी के हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे किसी अन्य देश के हों, वो जो हिंदी में कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं या कि हास्य व्यंग्य लिख रहे हैं, उनकी हम कविताएं प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार जो हमारी नागरी लिपि परिषद की पत्रिका है नागरी संगम, ये एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो नागरी लिपि के जो विमर्श है उस पर केंद्रित है। उसमें नागरी लिपि पर ही उसमें सब रचनाएं प्रकाशित होती है, उसमें कोई कहानी या कविता नहीं होती। तो नागरी लिपि पर केंद्रित जो विषय है उसी पर हम प्रकाशित करते हैं। तो आपने एक नागरी लिपि परिषद के जो प्रति जो आपने एक लगाव दिखाया है उसके प्रति हम अभिभूत हैं कि यहाँ पर आपने नागरी लिपि परिषद के प्रति अपना एक कर्तव्य जो आपका था उसको आपने निर्वहन किया है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो सामने बैठे हैं, जो मंच पर बैठे हैं, उसके मंच पर बैठे हैं। अच्छा, परिचय भी और रह गया। श्री धर्मवीर सिंह जी भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और विदेश में यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड है, यूनाइटेड नेशंस है, में भी आप भारत के प्रतिनिधि रहे हैं, अफगानिस्तान में आप रहे हैं, इराक में आप रहे हैं और मॉरिशस और फिजी में भी आप राजनयिक रहे हैं, अनेक देशों में आप राजनीतिक रहे हैं। तो ऐसे राजनयिक का हम स्वागत करते हैं और हम उनसे जानेंगे कि नागरी लिपि का क्या प्रचार प्रसार वहाँ पर है। हमारे साथ डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी हैं, आप ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव हैं और हमारे नागरी लिपि परिषद के आजीवन सदस्य हैं। और ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और नागरी लिपि परिषद का जो उद्भव है वो साथ साथ है। उतने ही वर्ष ऑथर्स गिल्ड को हुए हैं स्थापित हुए, उतने ही वर्ष नागरी लिपि को हुए हैं। तो चूंकि ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं वो हम सब भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं और ये जो नागरी लिपि परिषद है वो नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि संविधान की जो अनुच्छेद 343(1) में यह व्यवस्था की गई है कि इस देश की जो भाषा होगी, राजभाषा होगी, वो हिंदी होगी और उसकी लिपि नागरी लिपि। नागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी इस देश की राजभाषा है। इससे पहले
स्वामी दयानंद से लेकर के बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर के आचार्य केशवचंद्र सेन से लेकर के सी राजगोपालाचारी और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी तक लेकर के सब ने इस देश की राष्ट्रभाषा को हिंदी के रूप में स्वीकार किया है और उसकी राष्ट्रलिपि के रूप में नागरी लिपि को स्वीकार किया है। तो वो जो एक राष्ट्रीय एकता का जो कार्य है, आइए गुप्ता जी, हम ऊपर आइए, गुप्ता जी हमारे आ गए हैं, स्वागत करेंगे थोड़ी देर में। तो डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता हमारे साथ में है। ये भारत सरकार के राजभाषा विभाग में उप निदेशक पद से सेवानिवृत्त हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ये हिंदी सेवा में है। वैश्विक हिंदी सम्मेलन एक स्वैच्छिक संस्था है, उसका आप संचालन कर रहे हैं। तो देश विदेश में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आपका अवदान है और आपसे हम जानेंगे कि नागरी लिपि में जो हिचक है लोगों को, वो आप बताएंगे कि कैसे उस हिचक को दूर कर सकते हैं कि नागरी लिपि लिखना कितना आसान है और उसको सीखना कितना आसान है। ये सब चर्चाएं इसी प्रकार बाईं तरफ स्वर हैं, आप उसका प्रिंट आउट लेंगे तो पता लग जाएगा, आपको देख करके पता लग जाएगा। तो बाईं तरफ जो स्वर है जिसमें ए है, यानी आप पहले किसी मान लो आपने प के साथ उसको मारा तो एक ही मात्रा ले लेगा। वैसे मारा आप शिफ्ट दबा करके तो ए लिख देगा, यानी जिस पर ए है उसी पर ए की मात्रा है, जिस पर आ है उसी पर आ की मात्रा है। यानी अ के ऊपर आ है, ए के ऊपर ए है, ओ के ऊपर ओ है। वहां पर भी एक सीखा, चार सीख गए। आप टाइप करना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन आएगा। कागज रखा है, देख लीजिए इसको आप। 1-2 घंटे के बाद आप 70-80% टाइप करना शुरू कर देंगे और 2 दिन में 100% सीखना शुरू कर देंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को जैसे यहाँ बता रहा हूँ, मोबाइल पर बताया कि भैया ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। आज वे हिंदी में टाइप करते हैं, कंप्यूटर को छाप नहीं पाता क्योंकि वे पुराने जमाने के 25, 30, 40 साल पुराने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। वो यूनिकोड में नहीं है। यूनिकोड को समझ लीजिए आप। जब यूनिकोड भारतीय भाषाओं के लिए नहीं था तो भारतीय कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर बनाए। और एक हंस नाम का पंछी भी होता है। हिंदी में एक बड़ी समस्या ये आ रही है, जब लिखेंगे तो आप हंसते भी वही हैं और हंस भी जो है वही होता है। ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया। और जब मैंने जन्म लिया था तो उस जो कर्तव्य हम लोग लिखा करते थे, त के साथ आदर त हुआ करता था। अब जो कर्तव्य पथ है जिसका उद्घाटन हुआ, उससे वो आदर त गायब हो गया। मैंने फिर एक डायमंड पॉकेट बुक को कंसल्ट करने की कोशिश की, पता चला कि उसमें भी आदर तो जो है वह नहीं है। हिंदी एकेडमी का मैं कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। मैं कल आया था, बाहर एक बोर्ड लगा है, उसमें हिंदी बिंदी है और अंदर एक बोर्ड लगा है, उसमें आधा न है। अब मुझे नहीं मालूम ये विसंगतियाँ क्या है और कैसे हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। नागरी लिपि का विकास होना, इसमें कोई दो राय नहीं, तो होना ही चाहिए। लिपि बढ़ेगी तो भाषा बढ़ेगी, भाषा बढ़ेगी तो संस्कृति और सभ्यता का विकास होगा। इसी आशा के साथ ये विसंगतियों को हम लोग दूर करने का कुछ प्रयत्न करें। आप सब यहाँ आए हैं, आप सबका स्वागत है। बहुत अच्छा जी ने कहा कि कर्तव्य पथ लिखा है। तो मैं यहाँ राजभाषा के अधिकारी हैं, मैं सोचता हूँ कि राजभाषा को कर्तव्य भाषा क्यों न कहा जाए। अगर राजपथ राजपथ कोई अंग्रेजी शब्द नहीं था, किंग्सवे का अनुवाद हुआ था राजपथ। और ऐसा भी बनाया गया था कि एक जगह राजपथ और जनपथ मिल जाए, ये प्रजातंत्र की एक खूबी थी। अब वो तो हो गया राजपथ। तो मैं सोचता हूँ कि राजभाषा को भी अगर कर्तव्य भाषा बना दे तो शायद उसमें कंप्यूटर में भी लोग काम करेंगे और जो राजभाषा के वर्तमान अधिकारी हैं और पूर्व अधिकारी हैं वो इस बात को कहें कि भाई राजभाषा तो ठीक नहीं लगता है, ये कर्तव्य भाषा होना चाहिए। और जब कर्तव्य भाषा बने तो काम चलेगा। क्योंकि भारत से जो लोग सूरीनाम गए वो देवनागरी लिपि लेके गए, अभी भी देवनागरी। अब अंग्रेजी का फैशन चलने लगा है। फिजी में मैं गया, वहाँ देवनागरी है। वहाँ इसी तरह जैसे भारत सरकार ने मोटो में लिख दिया था कि फ पर छोटी ही
तो लोगों ने आपत्ति की कि हमारे देश का नाम गलत आपने लिखा है, वो बिंदी लगा दी, कहा ये तो उर्दू का है, हमारे हिंदी में तो बिंदी ऊपर होती है। तो रोमन लिपि का प्रचलन बढ़ रहा है, चाहे फिजी हो, चाहे सूरीनाम हो, चाहे मॉरिशस हो। क्यों कि सारे गुण और दुर्गुण वो भारत से सीखते हैं। तो नागरिक लिपि का ये कर्तव्य होता है कि हम अपने देशों में, जहाँ पर कि मैथिली एक भाषा है, लेकिन उसका आंदोलन जब चला तो हम लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, मैथिली विद्वानों ने कहा कि नहीं, तिरहुता लिपि नहीं रखेंगे। तिरहुता लिपि बहुत पुरानी है, सारला लिपि से पुरानी है। इसके लिए क्या मित्रों, अगर घर में दिया न जलावे और विदेशों में जलाएं तो क्या होगा। इसलिए जरूरी है, आवश्यक है कि घर में जलाए। और कंप्यूटर में कई जगह कहता है यूनिकोड करो, तो पहले तो अंग्रेजी अल्फाबेट सीखो और तब उसको देवनागरी सीखो। तो ये कैसे होगा। लोग कहता है कि ये गयाना में, त्रिनाद में जब ये लोग कहने लगे कि अब हमको अंग्रेजी सीखनी है कि हिंदी, तो कहा कि अंग्रेजी क्यों सीखनी, उससे तो और आगे विस्तार होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि वैश्विक धरातल पर हिंदी का प्रचार प्रसार हो, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा भी हिंदी बने, लेकिन घर में, घर परिवार में हिंदी, बाजार व्यापार में हिंदी, शासन सरकार में हिंदी, तब पूरे संसार में हिंदी। नारायण कुमार जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि कर्तव्य भाषा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये तभी संभव है जबकि राजनीति की जगह कर्तव्य नीति हो जाए। इस अवसर पर अनेक पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। कवियों की संख्या देखकर स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है, लेकिन उसे मुझे नियंत्रण में रखने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये दुनिया को हम बताएं, लिपि नागरी नई नहीं है आदि ईश्वरी से इसकी शक्ति अभी सभी को पता नहीं है आदि ईश्वरी से इसकी शक्ति अभी सभी को पता नहीं है। जरा उठाकर तो ग्रंथ देखो, जरा उठाकर तो ग्रंथ देखो, प्रथम ईस्वी से चल रही है, ये सबसे प्राचीनतम लिपि है, गुजरात इसकी जन्म स्थली है। चलो ये दुनिया को हम बताएं, लिपि नागरी नई नहीं है। इल्जामों से घायल है ये आंसू रही बहाए, इल्जामों से घायल है ये आंसू रही बहाए, ईवीएम अपने मन की जाकर किसे सुनाए। जीतने वाला कहे ये सोना बिना मिलावट वाला, हारने वाला इस बेबस पर दोष पे दोष लगाए। विश्व के सारे अजूबे आज भी भारत में हैं। विश्व के सारे अजूबे आज भी भारत में हैं। अनूठी कलाकृतियां मंदिर भारत में है नई सानी दुनिया में, जिनका आज भी राणा के भाले तलवारें आज भी थे सभी साक्षर। यहाँ इतिहास पढ़कर देखिए कि थे सभी साक्षर। यहाँ इतिहास पढ़कर देखिए, गांव-गांव में भूगोल शिक्षा का स्तर देखिए, ज्ञान और विज्ञान की ठीक पराकाष्ठा भारत में, अणु परमाणु के रहस्य उस काल में देखिए। रहे सच को यही दस्तूर रखता हूँ, कलम लिखती रहे सच को यही दस्तूर रखता हूँ, बनावट के उसूलों से स्वयं को दूर रखता हूँ, बनावट के उसूलों से स्वयं को दूर रखता हूँ। नहीं मुझको नशा कोई बहुत मशहूर होने का, नहीं मुझको नशा कोई
बहुत मशहूर होने का बशा कर लेखनी में ही मैं तुलसी सूर रखता हूँ, बशा कर लेखनी में ही मैं तुलसी सूर रखता हूँ। मोरी बहू हीरानी है, ए भैया मिले बता दैयो, ओ मोरी बहू हीरानी है, ए भैया मिले बता दैयो। गोपाल धूड़ी जबलपुर धूड़ी, गोपाल धूड़ी जबलपुर धूड़ी, सागर धूड़ी रायपुर धूड़ी, सारी गागर छानी है, ए भैया मिले बता दैयो, ओ मोरी बहू हीरानी है, ए भैया मिले बता दैयो। खाने में हमने रपट लिखाई, खाने में हमने रपट लिखाई, बाकी हुलिया जताई, बाकी हुलिया जताई, एक आंख से ताली है, ए भैया मिले बता दैयो, ओ मोरी बहू हीरानी है, ए भैया मिले बता दैयो। भैया कहत बावरिया है वाह, भैया कहत बावरिया है वाह, अच्छी वाली सावरिया है वाह, माता के मुंह की निशानी है, ए भैया मिले बता दैयो, ए भैया मिले बता दैयो, ए भैया मिले बता दैयो। भरी दोपहरी में चोर द्वार का तोड़ रहा था ताला, पुलिस भी था खड़ा सड़क पर, बोले उससे लाला, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, पकड़ो इसे सिपाही। सिपाही बोला इसको नहीं पकड़ूंगा भाई, आगे चलकर ये मेरी सर्विस को खो सकता है, खुलेआम चोरी करता है, मंत्री हो सकता है। क्या बात कह दी। और सुनिए, एक मंत्री अपने नौकर पर बड़े जोर से चीखा, ठीक काम करना तो उन्हें जीवन में कभी नहीं सीखा, पता नहीं कैसा बुद्धू है, किस मिट्टी से गढ़ा गया था, जब भगवान के अकल बटी तब कहाँ चला गया था। हाथ जोड़कर सेवक बोला, क्षमा करो हे स्वामी, मैं हूँ दास आपका, जन्म जन्म का अनुगामी। दरअसल जिस दिन अकल बटी में छला गया था, छल हो गया था मेरे साथ, दरअसल जिस अकल बटी में छला गया था, संग आपके दौरे पर मैं भी चला गया था। पहला शेर मैं आपको नागरी लिपि को ये देना चाहूंगी। मेरी जुबान ने जब भी कोई कलाम किया, मेरी जुबान ने जब भी कोई कलाम किया, तेरा ही जिक्र न जाने क्यों सुबह शाम किया, तेरा ही जिक्र न जाने क्यों सुबह शाम किया। अगला शेर देखिएगा। गुलों के रंगों ने दिखलाया तेरा ही अक्स मुझे, गुलों के रंगों ने दिखलाया तेरा ही अक्स मुझे, हवा ने खुशबू से जाहिर तेरा बयाम किया, हवा ने खुशबू से जाहिर तेरा बयाम किया, तेरा ही जिक्र न जाने क्यों सुबह